गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वेक्टर का दूसरा लेक्चर है। मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं फोकस कैरियर कोचिंग पटना। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है ना, तो इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है बच्चों इधर, और एक लग रहा है इधर, मान लीजिए कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, इसका इफेक्टिव फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। तो पिछले दिन आपको बताए थे कि जब इस प्रकार से अगर फोर्स लगेगा तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये बताना मेरे लिए क्या हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेक्टर नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर होगा या फिर कह सकते हैं दो फोर्स होगा, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना मेरा मेन मकसद था, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो भी हम लोग का निकालना मेन मकसद था। अब यहाँ पर हेडिंग बच्चों दिया हुआ रिजल्टेंट ऑफ टू, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर दिया हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये दो वेक्टर का ही एडिशन क्यों निकाल रहे हैं, किसी बॉडी पर क्या दो ही फोर्स लगेगा? जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर एक ब्लॉक लिए ए, तो इस पर दो ही फोर्स थोड़ी लगेगा, ठीक है, बहुत से फोर्स लग सकता है। तो फिर दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन क्यों कर रहे हैं? तीन वेक्टर भी हो सकता है, चार वेक्टर भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। तो बच्चों क्या है कि सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट पहले निकालेंगे। जैसे मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए सीख जाएंगे तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, जितना भी वेक्टर होगा हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। जब दो सीख जाएंगे तो तीन चार सब हम लोग सीख जाएंगे, आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग दी है बच्चों एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखा देयर आर टू मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए बच्चों, ठीक है, दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। ट्रायंगल्स लॉ यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं क्या, पैरेललोग्राम्स लॉ यूज करते हैं। यानी दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना होगा तो आप ट्रायंगल लॉ से भी इसका आंसर दिखा सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ से भी दिखाते हैं। तो बारी बारी से दोनों लॉ को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों ट्रायंगल्स लॉ, यानी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स लॉ पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज लॉ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है ना कि दो वेक्टर का अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, देखो एक ट्रायंगल आएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स लॉ है तो ट्रायंगल तो आएगा ही। तो कुछ एक इसका स्टेटमेंट है बच्चों, इसको पहले समझिए और धीरे धीरे इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखो लिखा हुआ टू सिमिलर वेक्टर्स, मतलब सिमिलर वेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है ना, कि जो वेक्टर को जो ऐड करोगे वो दोनों सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों फोर्स है, दोनों वेक्टर फोर्स है होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, S1 S2 होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन है तो दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ही होना चाहिए। तो सिमिलर कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है ना, कि दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो एडिशन जब करोगे बच्चों तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यही कह रहा है टू सिमिलर वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करना है, जिसको आप ऐड करना चाहते हो, रिजल्टेंट निकालना चाहते हो बच्चों, उसको ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सो आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों वेक्टर को ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट करना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर क्या, एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन के अनुसार बच्चों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब क्या है ना कि दैट इज सेम सेंस में लगाना है।
इसका मतलब या तो दोनों वेक्टर को क्लॉकवाइज कर लो या फिर दोनों क्या कर लो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यह स्टेटमेंट समझिए, फिर एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग कहते हैं देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होगा बच्चों अपोजिट टू द प्रीवियस वेक्टर। अच्छा ठीक है, आपको स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जांपल समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा स्टेटमेंट बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या है ना कि जैसे यहाँ पर क्या है ना कि ट्रायंगल लॉ यूज होगा बच्चों। ट्रायंगल लॉ में पढ़ रहे थे, एक ट्रायंगल तो यूज होगा, पक्का ट्रायंगल एक यूज होगा। तो चलो हम नीचे एक ट्रायंगल बना देते हैं। देखो एक ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, देखो एक ट्रायंगल बना दिए हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब दो वेक्टर को बच्चों क्या है ना सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो वही दिखाते हैं कि जैसे मान लो कि क्या है ना ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है बच्चों बी है। तो ये दोनों वेक्टर जो है ना बच्चों देखो ऐसे जाओगे तो इसका सेंस क्या है बताओ, इधर एरो लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपको ऐसे एरो लगा हुआ है। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो है बच्चों सेंस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो थर्ड जो साइड होगा ट्रायंगल का, थर्ड जो साइड वो रिजल्टेंट होगा, आर से नोट करेंगे, और उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। यानी ये दोनों अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस प्रकार से रिजल्टेंट को बच्चों क्या करते हैं, दिखाते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों की आर जो हो गया रिजल्टेंट हो गया, किसका हो गया, ए वेक्टर प्लस किसका, बी वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया बच्चों। ठीक है ना, यानी हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि आर जो है ए और बी का क्या कर रहा है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ट्रायंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो थर्ड जो साइड होगा बच्चों वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अभी और देखो और एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे दिखाया गया। ठीक है, देखो तो ट्रायंगल है। अब यहाँ पर क्या है, F1 है और ये F2 है बच्चों। ठीक है, ये F2 है आपका, ठीक है, F2 ऐसे है और ये आपको ऐसे दिखाएगा F3 को। तो आप देखो क्या है कि इसमें दो जो फोर्स है बच्चों, दो फोर्स है F1 और F2, दोनों का सेंस ऐसे है। देख लो इधर एरो लगा हुआ है, फिर ऐसे एरो लगा हुआ है कि नहीं। तो ये दोनों वेक्टर को हम लोग कहें क्या है कि ट्रायंगल के सेम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट है। और ये अभी क्या है बताइए, ये क्लॉकवाइज है। कैसा बच्चों बताओ, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों थर्ड साइड। एक और जो साइड हो गया रिजल्टेंट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग होगा, यानी एरो अपोजिट हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज दोनों था तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर F3 जो होगा बच्चों वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, F1 और किसका, F2 का कहलाएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। यानी F3 = हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा बच्चों। आ रही बात समझ में? चलो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए और अगर एग्जांपल लेना चाहते तो और भी एग्जांपल जरूर देख सकते हैं बच्चों। चलो ठीक है, देखो जैसे देखिए अगर ऐसे दिखाया हुआ, ठीक है, लीजिए ऐसे दिखाया हुआ और ऐसे दिखाया हुआ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं क्या नहीं कि आपको ये दिखाया ऐसे, वेक्टर ए इधर है बच्चों, वेक्टर बी इधर है, सी इधर है, तो बताइए इसमें रिजल्टेंट कौन होगा बताओ। तो यहाँ पर ए और बी का डायरेक्शन सेम है, देखो सेम सेंस ऐसे हो जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा सी बच्चों। इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट है, तो सी वेक्टर = हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ये है तो इसका क्या है बच्चों, ठीक है, वेक्टर का टेल है और ये क्या है, हेड है। ठीक है, तो एक वेक्टर का हेड पर दूसरे वेक्टर को टेल को रखिए, दूसरे वेक्टर को टेल को रखिए। ठीक है, तो एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर को क्या रखिए, टेल रखिए। ठीक है, टेल रख दिए। तो अब जो शुरू का जो वेक्टर था उसका टेल शुरू का वेक्टर तो ये लिए थे, और दूसरा जो वेक्टर उसका हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो रिजल्टेंट होगा बच्चों। ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन
ये आपका इसका टेल से हेड की तरफ होगा। इस प्रकार से भी किताब में लिखा हुआ रहता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का तरीका वही है, ठीक है ना। आप पहले जो मैं आपको बताया क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करके कर लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, एक वेक्टर का हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल को रखिए और शुरू का जो वेक्टर उसके टेल को टेल से हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा बच्चों रिजल्टेंट होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप नोट करते चले जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है बच्चों। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि क्या होगा। सो देखिए, जैसे देखो क्या है ना कि ऐसे लेते हैं बच्चों, ऐसे। चलो तो ट्रायंगल बन गया है। आप इसमें एक फोर्स दिखाते हैं बच्चों, F1, ये आपका क्या है F2 और ये आपका क्या है F3 है। चलो अब बताओ इसमें रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप बोलो कि सर सभी वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में है, देख लो ये दोनों को पकड़ोगे तो ये भी आपका क्या रिजल्टेंट होने के लिए अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन F3 आपका क्या है सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखोगे बच्चों क्या है कि सभी वेक्टर जो है ना, सभी जो वेक्टर बच्चों सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब ये सेम हो गया, एक लूप बन गया, ठीक है। देख रहे हैं सब लूप हो गया, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है बच्चों, फिर उसके बाद ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो एक लूप बन गया है। तो फिर यहाँ पर रिजल्टेंट कौन वेक्टर होगा, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मुश्किल है तो इसको हम बताते हैं कैसे करना होगा उसे। देखो बच्चों क्या है ना कि किसी एक वेक्टर को, ठीक है, किसी एक वेक्टर को, ठीक है ना, डायरेक्शन को बदल दो। जैसे मान लो कि F1 इधर है तो तुम इधर कर लो, F1 इधर कर लो, इधर था ना, इधर लेफ्ट साइड इसका F1 था तो F1 का इधर कर लो। तो अगर F1 को इधर कर लोगे, डायरेक्शन बदल दोगे तो F1 नहीं रहकर क्या हो जाएगा -F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -F1 होगा। किसी वेक्टर को बच्चों, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन अगर बदल देते हैं, ठीक है, तो उसमें उस वेक्टर में माइनस लगा देना रहता है, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जिधर पहले था उसके अपोजिट में इसका डायरेक्शन हो गया बच्चों। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अगर ऐसा करना है तो आप कैसे होंगे, ध्यान देना। ये तो पहले था F2 बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या था बताइए, ये तो आपका F3 था और इधर हो गया -F1, क्या लिखोगे -F1। तो अब इसको आप बता सकते बच्चों कि ठीक है ना कि F2 और F3 जो है ना, F2 और F3 है जो बच्चों सेम डायरेक्शन में है, -F3 क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि -F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F2 प्लस F3, क्या हो जाएगा F2 प्लस F3। और अगर F1 को तुम बच्चों इधर ले जाकर सोल्व कर करके लिख दोगे तो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे लिख सकते हो। तब सर इसका मतलब क्या हुआ, सर ऐसे तो लिख दिए, ठीक है, ऐसे को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट बातें रिजल्ट दे रहा है आपको, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बातें एक आपको बता रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर सभी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, सभी वेक्टर को अगर सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी का सम 0 होगा। इस प्रकार से कभी मिलेगा बच्चों ने A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। अगर सभी वेक्टर आपको सेम डायरेक्शन में होगा बच्चों तो सभी का सम 0 होगा। यानी ये कहना ये चाहता है कि जैसे मान लो कि एक कोई बॉडी है, मान लेते हैं एक बॉडी है और ये मान लो क्या ना कि v वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो कि v वेलोसिटी चल रहा है और क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इस पर 3 फोर्स लगता है, F1 F2 एंड F3, 3 फोर्स लगता है, ठीक है, ऐसे कहा जाए। और इसको ट्रायंगल से अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, फोर्स को ट्रायंगल से, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सेम डायरेक्शन में, और तब आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, या फिर ये पूछ सकता है कि इसके वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों फोर्स तो लग रहा है 3 फोर्स, ठीक है, लेकिन तीनों का रिजल्टेंट क्या है यहाँ पर
जीरो है क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने की वजह से आप बोलोगे कि सर इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मिलता तभी वेलोसिटी में चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, अनचेंज होगा। क्या होगा, अनचेंज। और ये बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है जेई में, बहुत पहले पूछा है लेकिन जेई मेन में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझ के रखेंगे बच्चों कि सभी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो सभी का सम क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आया हो बच्चों कि ट्रायंगल लॉ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, सिर्फ यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि अगर दो फोर्स लगेगा ना तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, आप ट्रायंगल से दिखा रहे हो। अगर इसको और फिल करना चाहते हो बच्चों तो आगे हम एक और फिगर दिखाएंगे आपको, वहाँ सबको अच्छा से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमको अभी समझ में आया कि मुझे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल लॉ से। चलो ठीक है, ये तो सही है सर, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट का। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो तब यहाँ पर बच्चों आपको हेडिंग दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए देखिए तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास क्या है ना, ये आपके पास क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है बच्चों, ठीक है ना, और ए वेक्टर आपको क्या है, बी है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, और ठीक है ना, समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं इसमें? यानी आप ये समझ सकते हैं कि बड्डी रहा होगा, इस पर फोर्स एक इधर लग रहा होगा, एक इधर फोर्स लग रहा होगा, थीटा एंगल लग रहा होगा, एंगल पर लग रहा होगा, तो रिजल्टेंट बता दीजिए। आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन तो हम लोग ट्रायंगल से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल की अगर बात करोगे बच्चों, ठीक है, तो इसको सम करना है, इसको क्या करना हम लोग को, सम करना है। ठीक है, तो सम करना तो पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए। पहले तो ट्रायंगल बना हुआ था, पीछे जितने फिगर लिए थे उससे ट्रायंगल बना हुआ था, इसमें बनाना पड़ेगा बच्चों। देखो तो कैसे करोगे, जैसे वेक्टर आपका ये है तो ये ऐसे लिख दिए। ठीक है, बी है तो बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिए बच्चों। ठीक है ना, ये बी हो गया, सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना रहता है ना हम लोग को, तो इसको ऐसे कर दिए। तो ये जो लाइन हो जाएगा बच्चों, ये जो लाइन हो जाएगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। ठीक है, और बी को पैरेलल शिफ्ट किए हैं तो एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पैरेलल शिफ्ट करने के बाद तो थीटा हो जाएगा ना। तो देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, ये जो है ना, यहाँ से लेंथ जो लिए बच्चों, यहाँ से लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, वेक्टर एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो होगा बच्चों, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग को पता है कि इतना लेंथ ए है और इतना लेंथ क्या है, बी है। इतना लेंथ कितना होगा, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये फाइंड कर लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर से इस फिगर को बना लेते हैं बच्चों, अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया तो फिर से फिगर को बनाते हैं। चलिए तो फिर से रिप्रेजेंट करते बच्चों, यहाँ पर मैं नीचे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है ना कि वेक्टर आपके पास क्या है, ये है वेक्टर है, ये थोड़ा, ये आपके पास ए वेक्टर है। ठीक है सर, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्ट करवाए हैं बच्चों, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है ना, पैरेलल शिफ्ट करवा के यहाँ पर टेल और हेड को जोड़े हैं। हमको ये लेंथ चाहिए बच्चों, ये लेंथ चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको क्या कर लो ना, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहाँ से क्या कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इसको नाम दे दो ए बी सी, और यहाँ पर नाम दे दो एम। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना लेंगे फिगर। तो हमको ओसी चाहिए बच्चों, ओसी जो होगा ना, ओसी जो वेक्टर होगा वही आपका नहीं, ओसी नहीं, एसी। क्या होगा, एसी।
ठीक है बच्चों, AC जो आपका वेक्टर होगा जिसको आप R से डिनोट कर रहे हैं, इसी का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। देखिए तो आपको AB वेक्टर पता बच्चों, AB पता है ना, AB वेक्टर का मैं AB वेक्टर जिसको A से डिनोट किए हैं उसका मैग्नीट्यूड पता आपको है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। और आपको क्या पता है, BC वेक्टर पता है बच्चों, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, इसको B से डिनोट किया हुआ है, सिंपली इसको B लिख सकता है। और थीटा पता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, हम लोग क्या पता है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B पता है बच्चों, और हम लोग चाहते हैं R। तो देखो ये R का मतलब A लेंथ चाहते हैं बच्चों, तो A लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है ना, कौन लेंथ निकालते हैं, अगर A लेंथ निकाल लेंगे और A लेंथ निकाल लेंगे तो आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल BMC में, BMC देखिए बच्चों, कॉस थीटा अगर लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, BM बाई BC लिखेंगे। तो BM अगर लिखना चाहते हैं बच्चों तो क्या लिखेंगे, BC cos थीटा, क्या लिखेंगे, BC cos थीटा। और BC जो है बच्चों आपको B के बराबर है, स्मॉल b के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, B cos थीटा यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, B cos थीटा हो जाएगा। तो ये BM का वैल्यू निकला बच्चा, किसका निकला बताओ, BM का वैल्यू निकला है। इसी प्रकार से अगर वो साइन थीटा लिखते, क्या लिखते, इसी ट्रायंगल में अगर वो साइन थीटा लिखते, क्या लिखते, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ, MC बाई BC, MC बाई क्या लिख देंगे, BC, तो MC इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों BC साइन थीटा, और BC का वैल्यू आपके पास B है तो B साइन थीटा आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका MC का वैल्यू। अब क्या कर लो, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ना, बड़ा जो ट्रायंगल आपके पास, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, AMC में, ठीक है, AMC में, ठीक है सर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और AC को जगह पर तुम R भी लिख सकते हो, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू AM क्या लिख सकते हो बच्चों बताओ, तो AM के जगह पर लिख सकते हो AB प्लस BM का होल स्क्वायर, अब प्लस लिख सकते हो MC स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट लोग करने जा रहे हैं, इसको आगे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे, आगे इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो R स्क्वायर जो बच्चों आया, ठीक है ना, R स्क्वायर जो आया, R स्क्वायर, ठीक है, वो क्या आया था बच्चों बताओ, R स्क्वायर जो आया सर आपका क्या हुआ, AB प्लस BM का होल स्क्वायर प्लस MC। तो AB का जो वैल्यू है बच्चों कितना है, AB तो आपका A के बराबर है, AB आपको किसके बराबर है, A के बराबर है, तो AB के जगह पर आप A पुट कर लीजिए, BM के जगह पर आपका B cos थीटा और MC के जगह पर B sin थीटा, जब पुट कर लेंगे बच्चों तो आपके पास हो जाएगा क्या बताइए, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस B cos थीटा देख लीजिएगा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा 2AB cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों हो जाएगा 1, तो हो जाएगा फार्मूला आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये R स्क्वायर का वैल्यू आया बच्चों, तब अगर R का वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर लोगे, अंडर रूट कर लोगे,
ठीक है बच्चों, तो ये एक फार्मूला आपके पास मिल गया बच्चों रिजल्टेंट निकालने का, बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, इसको खूब यूज होता है, पूरा फिजिक्स में यूज होता है बच्चों। बार बार दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आर का फार्मूला हो गया बच्चों। जब इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो और अच्छा सा आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाहता था। तो ये हो गया बच्चों आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए पिछले स्लाइड में चलते बच्चों। देखो यहाँ पर क्या था सो कि सर ये ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का जो था ना, रिजल्टेंट फोर्स बोले चलिए रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो निकल गया। इस फार्मूला जो फार्मूला लाए हैं, इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन सर इसका डायरेक्शन भी बताना होगा ना आपको। ठीक है ना, क्या होगा डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं बच्चों कि ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, कि अल्फा जो एंगल है, अल्फा जो एंगल वेक्टर ए के साथ एंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, देखो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है ना बड़ा वाला में, ए सी एम, अगर tan अल्फा लिखोगे तो AMC बाई AB लिखोगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, क्या लिखोगे tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखाएगा, देख लीजिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू AMC बाई AM। AMC बाई क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, AMC बाई क्या हो जाएगा, AM, AMC बाई AM, AMC बाई AM। ठीक है, तो AMC आप देख लेंगे तो आपके पास आया था B sin थीटा, और AM जो है बच्चों आपके पास क्या है, A प्लस B cos थीटा। तो tan अल्फा निकल गया बच्चों। तो अगर tan अल्फा निकल गया तो अल्फा आपको निकल जाएगा, tan थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो थीटा नहीं निकाल दोगे। तो ये अल्फा निकल गया बच्चों। अल्फा किसके बीच का एंगल निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखे हैं अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन आपके पास क्या है, वेक्टर ए है और क्या है, और है रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये बस दो फार्मूला को याद रखेंगे अभी फिलहाल, और न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग करेंगे बच्चों तो ये पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स में इसको लगाते कैसे हैं और ये थ्योरी क्या कहना चाहता है। लेकिन अभी फिलहाल इस फार्मूला को समझ के रखिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम्स लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम लोग समझ गए कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब पैरेललोग्राम्स को हम लोग समझते हैं बच्चों। अगर दोनों लॉ समझ जाएंगे तो जो आपको आसान लगेगा उसको लेकर आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पैरेललोग्राम कहता क्या है। दोनों लगभग एक ही चीज़ है बच्चों, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जो फार्मूला हम लोग बात किए। तो फिर से जरा देखिए पैरेललोग्राम भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वेक्टर ए है बच्चों। ठीक है ना, ये वेक्टर आपके पास ए है, ठीक है, और ये वेक्टर आपके पास क्या है, बी है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। लेकिन अब इसको जब हम लोग सम करेंगे तो किस लॉ से करेंगे, पैरेललोग्राम से। तो ये पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज खींचना पड़ेगा, पैरेललोग्राम खींचना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे इसे। जैसे वेक्टर आपका ये दिया हुआ है ही, ठीक है, और ये वेक्टर आपको इस प्रकार से भी दे ही रहा है आपको, ठीक है, ये भी ठीक है सर। और ये दोनों वेक्टर को लेकर एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। देखिए ये वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन ऐसे खींच दिए हैं और बी वेक्टर को लेकर पैरेलल में एक ऐसे लाइन खींच दी है, देख रहे हैं ना। चलो, तो इस केस में जो डायगोनल होगा ना बच्चों, डायगोनल विकर्ण जिसको बोलते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा बच्चों। लेकिन ये दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, ये नहीं कि दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पर नहीं होगा तो डायगोनल रिजल्टेंट नहीं रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का टेल एक पॉइंट पर होना चाहिए। तो उसके बाद जो पैरेललोग्राम जो बनेगा ना, यानी दोनों वेक्टर तो पहले एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों का टेल एक पॉइंट पर होना चाहिए। तो दोनों वेक्टर को लेकर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो विकर्ण जो होगा डायगोनल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है। लेकिन अगर आप ट्रायंगल में क्या कहते हैं, अगर बात करते हो ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में तो यही बात किए थे कि सर ट्रायंगल में आप क्या कर दिए थे ना कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका क्या है, बी है। तो आप बी को आप पैरेलल शिफ्ट कर दिए थे यहाँ पर और उसके बाद फिर ट्रायंगल बनाते थे। तो बात एक ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर पैरेललोग्राम बना रहे हैं, किसके पैरेलल में और इसके पैरेलल में, तो डायगोनल हो गया रिजल्टेंट।
और अगर हम लोग पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे तो ट्रायंगल में क्या करेंगे, ट्रायंगल में आप क्या करें, इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पर ले आएंगे और रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। तो दोनों एक ही है बच्चों, ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। अगर इसको और समझना चाहते तो मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, वहाँ से आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाएगी बात आपको, ठीक है। थोड़ा वेट करो, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, सो देखिए यहाँ पर, चलो यहाँ पर देखो क्या नहीं कि एक बॉडी है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लगा, इधर देखो F2, इधर लग रहा है क्या F1, ठीक है ना, F1 लग रहा है और क्या लग रहा है F2 लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा बताओ। थोड़ा सा और फिगर को छोटा कर देते, थोड़ा बड़ा फिगर हो गया है तो शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है इसमें, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। एक बॉडी है, ठीक है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर F2 लग रहा है बच्चों, इधर F1 लग रहा है। देखो दो आदमी पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो, इस लाइन पर बॉडी इधर भागेगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए आप ट्रायंगल भी बात कर सकते हो और क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी दिखा सकते हैं, लाइन तो वही रह जाएगा। देखिए पैरेललोग्राम में क्या बोल रहा है कि एक फोर्स आपका इधर लग रहा है F1 और इसका F2, ये दोनों को लेकर एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। देखिए पैरेललोग्राम बन गया है, तो ये डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट हो गया, यानी यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है F=F1 + F2। तो पैरेललोग्राम से दिखा देंगे तो पैरेललोग्राम बनाएंगे। अगर ट्रायंगल दिखाते, देखिए ट्रायंगल देखिए, तो F1 है बच्चों, फिर इसी के पैरेलल में इधर लाया है F2, और यहाँ पर देखो ये आपका F1 है और F2 के पैरेलल में यहाँ पर लाया है, तो फिर रिजल्टेंट आपका वही हो गया। तो देखो दोनों में रिजल्टेंट जो बच्चे है ना, एक ही लाइन है, देख रहे हो, एक ही लाइन, एक ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ पर देखो ये रिजल्टेंट हो गया है, ठीक है, और इसमें भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया है। तो दोनों रिजल्टेंट का डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बस रिप्रेजेंट करने का सिर्फ तरीका क्या है, अलग अलग है बच्चों, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखिए। तो अब हम लोग बच्चों क्या कर रहे थे ना, कहाँ पर चले गए हम लोग, पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे ना, ठीक है, एक मिनट बच्चों वेट करो। हाँ पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या ना कि दोनों वेक्टर को, ठीक है ना, पहले पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर क्या है बी है, और दोनों वेक्टर को लेकर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट होगा, यानी R=A + B ऐसे लिखेंगे बच्चों। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो ही हो जाएगा A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। इसको चाहो तो इसको आगे बढ़ाकर फिर ज्योमेट्री यूज करेगा तो ट्रायंगलों में जिससे काम बात हो रही थी ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये R निकालने का फॉर्मूला हो गया। और देखो वेक्टर अल्फा जो है ए के साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, तो tan α पढ़ते क्या, tan α B sin θ/A + B cos θ, ये फार्मूला लगा लेंगे। अगर मान लो क्या है कि रिजल्टेंट अगर बी के साथ अगर कितना एंगल बना रहा है उसको मान लेते हैं, अगर बीटा मान लेते हैं तो tan बीटा के टर्म में इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा जो है बच्चों रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है, बीटा जो है वो बी क्या कर रहा है, बी के साथ बना रहा है, तो जहाँ ए है वहाँ पर बी हो जाएगा और जहाँ बी है वहाँ पर ए हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा A sin θ/B + A cos θ। तो बच्चों tan बीटा ये निकालने का फार्मूला है, यानी बीटा जो दे देगा वेक्टर बी के साथ एंगल, और अल्फा जो दे देगा वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है वो आपको पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे बच्चों प्रॉब्लम्स करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पर जितने भी बेसिक जो क्वेश्चन बनेगा उसको करेंगे, ठीक है।